57 की क्रांति, एक टेबल हमने अच्छी तरह से याद किया था जिसमें कुछ नाम थे। बताओ जरा, झज्जर का कौन था? डबल ज दिखा था ना झज्जर में। कौन था यहाँ का? अब्दुर रहमान, अब्दुल सम्मद, दो एक जैसे मिले थे। एक तुमने पढ़ा था फर्रुख नगर, इसमें क्या था? हाँ, वो भी एक जैसे थे पीछे पढ़ने पर ना। कहीं कहीं उन दोनों नामों को मिक्स करके लिखा है कि वो एक ही आदमी के नाम है। जैसे आए वैसे टिक कर देना। हरियाणा को बहुत बड़ा ऐसा ऐतिहासिक शहर नहीं रहा जिसके बारे में दुनिया ने लिखा हो। हरियाणा की जो जानकारी है वो पिछले 7-8 साल में थोड़ी सी ज़्यादा निकली है। जब तक ये पेपर में नहीं आता था ना तो हरियाणा जी के सब्जेक्ट भी नहीं था। ये तो पेपर में आने लगा तो थोड़ा बहुत किताबें लिखी गई, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता था इतने बड़े लेवल पे। हमने पढ़ा था एक धानु सिंह नाम का आदमी था फरीदाबाद में। एक था ये अपना खरखौदा का एक आदमी, क्या नाम था इसका? बिसारत अली। एक बहादुर जंग था, दादुर, चरखी दादरी के आसपास ना। अंग्रेज़ों की बात करें तो एक बड़ा आदमी आया था जिसका नाम था हडसन। हडसन कहाँ आया था? रोहतक में। एक आदमी आया था फोर्ड, विलियम फोर्ड, गुरुग्राम। एक आदमी आया था राजस्थान से अटैक करने जिसका नाम था ईडन। और ये किस बेल्ट पे आया था? मेवात, गुड़गांव। तब ऐसे अलग अलग तो थे नहीं, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी। ये जो फोर्ट था ये गुड़गांव। इसकी पहली भिड़ंत हुई थी जो 300 सैनिक दिल्ली से, फिर मेरठ से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गुड़गांव। तब इसकी बिजवासन नाम की जगह पे लड़ाई झगड़े हुए। हडसन रोहतक आया था। हडसन तब आया था जब हमारी एक बटालियन ने अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं एंटी हो गए थे। कौन सी थी वो? 60वीं। इस 60वीं के बाद फिर बड़ी फौज लेकर हडसन पहुंचा जिसने रोहतक पे पहले कंट्रोल किया, फिर रोहतक किसके साथ मिला दिया? जींद में हम जानते हैं गजपत सिंह नाम के एक आदमी ने जींद बसाया था। और एक ज़माने में जींद की टेरिटरी पे लड़ाई झगड़े हुए। जब हम वो नहीं पढ़ रहे थे विदेशी आयरलैंड का, क्या नाम था उसका? वो जींद पे ही नहीं लड़ा था, ऊपर से सिखों की एक कम्युनिटी के साथ, फिर अंग्रेजों से भी लड़ा था। तो ये जींद की रियासत इस युद्ध में हमारे साथ नहीं थी। एक जींद की, एक पटियाला की और एक नाभा। जब ये सब क्रांति व्रांति रुकी ना तो इन लोगों को, जींद को, नाभा को और पटियाला, क्योंकि रियासत मतलब राजा, इन राजाओं को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी गई थी हमारे यहाँ। ऐसे प्रॉपर्टी जब बटी थी तो उसमें ये कह दिया कि तुमने हमारी मदद की। जैसे मान लो दक्षिण की बेल्ट किसी को पकड़ा दी कि तुम यहाँ से टैक्स है तुम रख लेना, तो उससे ये सारे खुश हो गए। जींद, नाभा, पटियाला, बहुत सारी रियासतों को लगा यार हम अच्छे बेवकूफ़ बने, लड़े मरे, अपना सब कुछ गवाया खोया, और मिला क्या? लास्ट में दिल्ली में बताया था मैंने, फांसी दी गई थी सरेआम। तो दिल्ली में फांसी को देख के बहुत सारे लोगों के मन में आया कि हमें इससे बढ़िया हम किसका साथ दे देते? BIC का। तात्या टोपे के बारे में भी कल हमने बातचीत की थी। नाना साहब का सेनापति था, फिर वहाँ से नाना साहब के वहाँ से भाग आया। हमारे यहाँ कौन बड़ा आदमी था? राव तुलाराम जी, उसकी सेना में भर्ती हुए। फिर तात्या टोपे पकड़ा गया, उसको फांसी हुई। तब फिर हमारे यहाँ से तुलाराम जी भाग गए थे अफगानिस्तान। फिर उसके बाद की उनकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पता। चलो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। पेज 59 पर ये टेबल 2-3 बार ढंग से अच्छी तरह पढ़ना, ये कहीं भी मिल जाएगा। एक कोई टॉपिक, एक रोपड़ था ना पंजाब का, कौन था वहाँ रोपड़ में? मोहन सिंह। 3 अक्षर रोपड़ में, मोहन में भी 3 अक्षर हैं। और हमने पढ़ा था अमीनुद्दीन, कहाँ का था ये? नहीं, वो हाँ, उस देखो पहला नाम देखो सदरुद्दीन है और नीचे अमीनुद्दीन है। सदरुद्दीन है मेवात का और अमीनुद्दीन है लोहारू का। लोहारू आज पड़ेगा भिवानी में, तब हिसार की बेल्ट थी। चलो आगे पढ़ते हैं। 57 की क्रांति और रियासतें। 59 के सेकेंड हाफ में सबसे ऊपर लिखा है विद्रोह समर्थक, यानी जो विद्रोह के समर्थन में थे कि ठीक है मारो अंग्रेजों को, और एक विद्रोह अंग्रेज समर्थक जो कहती थी कि नहीं तुम बेवकूफ़ हो क्या ये क्रांति कर रहे हो, किसका समर्थन करो? अंग्रेजों का। अभी तुमने 3 पढ़ी तो, जींद, नाभा, पटियाला। ये मत समझना कि पूरा हरियाणा क्रांति में था। हरियाणा की दक्षिणी बेल्ट के कई इलाके जैसे तावड़ू का, मेवात का, ये इस तरह के इलाके थे कि यहाँ लोग ना अंग्रेजों के साथ थे। कई बार ऐसा हुआ, ऐसे इलाके भी थे कि एक आधा हिस्सा अंग्रेजों के विरोध में था
और आधा अंग्रेज़ों के पक्ष में। इसलिए एक जगह के दो दो लीडर भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। पढ़ के देखो इसमें। विद्रोह समर्थक कौन थी? जो विद्रोह का समर्थन करती थी, पहली झज्जर। ये तो अच्छी रियासतें थी जो हमारे साथ खड़ी थी। झज्जर में डबल ज है, क्या नाम था? अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद, 2 आदमी थे ये। उस जमाने में कहते हैं ये सबसे बड़ी रियासत थी जिसके पास लगभग 250 गांव पड़ते थे। यहाँ लिख लो, सबसे बड़ी रियासत, 250 गांव। तो इतना मोटा टैक्स आता होगा अंग्रेजों के पास। तो यहाँ के नवाब ने क्रांति कर दी। नवाब अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद, लिखते चलना। सबसे बड़ी रियासत, 250 गांव। आगे पढ़ो, फर्रुख नगर, ये छोटा, सबसे छोटी रियासत, 18 गांव के मालिक थे। अभी तुम्हें याद है हमारी सबसे नया नगर निगम कौन सा बना? मानेसर। तो उसमें कितने वो थे? 29 ही थे ना बस। ऐसे ही उस जमाने में इसमें बस 18 गांव थे फर्रुख नगर की रियासत में। ये टिक कर लो, सबसे छोटी रियासत लिख लो, 18 गांव। नवाब अहमद अली गुलाम खान, कहीं कहीं लिखा है ये एक ही आदमी के नाम है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है 2 आदमी थे। एक का नाम क्या था? अहमद, और एक का नाम मोहम्मद। लिख लो अपने आप, मोहम्मद, अहमद, मोहम्मद। मद मद 2 बार आएगा। फर्रुख नगर में 2 बार र आया, झज्जर में 2 बार ज आया। उसमें एक जैसे क्या क्या नाम थे? अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद। ये हमें दिखाई दे रहा है मुस्लिम नाम है। अब्दुल रहमान कोई हिंदू नहीं रखेगा न। मोहम्मद और दूसरा नाम क्या था? अहमद, ये मुस्लिम। इसका मतलब इस टाइम पर मुसलमान और हिंदू बराबरी से टक्कर ले रहे थे अंग्रेजों से। अगला टिक करो, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का शेर कौन था? तो वही नाहर सिंह है, बल्लभगढ़ का शेर कहलाते हैं। यहाँ लिख लो, बल्लभगढ़ का शेर। नाहर सिंह का फोर्ट भी है यहीं पर। और बल्लभ में अगर 2 जाट आदमियों के नाम कहें तो एक गोपाल सिंह, उसका बेटा चरणदास, और एक बल्लभ या बल्लू जिसका नाम था। मेवात टिक करना। नवाब सदरुद्दीन मेवाती। मेवात में सदरुद्दीन, एक अमीनुद्दीन भी था, वो लोहारू में था। एक जैसे लगेंगे ये। मेवात में टिक कर लो, सदरुद्दीन मेवाती। बहादुरगढ़ प्लस दादरी लिख लो, चरखी दादरी। मैप में एक बार बहादुरगढ़ बताना जरा, देख के कहाँ होगा मैप में देखना। झज्जर। और चरखी दादरी देखना, झज्जर से लगती सीमा है ना, तो इस बेल्ट को एक ही आदमी संभाल रहा था। चरखी दादरी के पास देखो किस में पड़ेगा? झज्जर में ना, बहादुरगढ़। तो चरखी दादरी से सीमा टच है। इस बेल्ट का हेड कौन था? क्या नाम था इस आदमी का? नवाब बहादुर जंग। दादुर, दादुर मतलब मेंढक। मेंढक की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा दादरी। तो जो दादरी को संभाल रहा था वही किसको भी संभाल रहा था? बहादुरगढ़। नाम था बहादुर जंग। नेक्स्ट टिक करना, हांसी। ह से हांसी, ह से हुकुम चंद जैन और मुनीद बेग। मुनीद बेग। अगला देखो, रेवाड़ी। राव तुलाराम और राव गोपाल दास। ये अहीरवाल का शेर भी तो कहलाते हैं, जैसे वो बल्लभगढ़ का शेर कहलाता है, ऐसे अहीरवाल की बेल्ट के शेर। अहीरवाल को हमने राव नंदराम से जाना था, जिन्होंने पकड़वाया था बादशाहपुर का हाथी सिंह बड़गुजर, जिसने मारा था सांवलिया मेर को। तो ये टिक कर लो, राव तुलाराम। अहीरवाल का शेर लिख लो। अहीरवाल यादव्स की बेल्ट, यदुवंशी, भगवान कृष्ण से जिनका संबंध है। अहीरवाल का शेर, वो बल्लभगढ़ का शेर। पानीपत में तो एक मौलवी साहब थे ना, इमाम अली कलंदर। टिक कर लो, इमाम अली कलंदर। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद भी तो है, बाबर की पहली मस्जिद थी ना काबुली बाग, तो वहीं से मौलवी को याद कर लेना। नेक्स्ट है रोहतक और खरखौदा। क्या नाम था इसका? बिसारत अली। और ये कब आया था? जब वहां से किसकी फौज आई थी? हडसन। पहले 60वीं बटालियन आई, वो हमारे पक्ष में, फिर हडसन आया, तब ये लड़े थे। रोहतक खरखौदा। रोहतक खरखौदा एक कैसे हुए? मैप में देखो, रोहतक की टच होती है सीमा सोनीपत, और सोनीपत की बेल्ट है खरखौदा। जैसे चरखी दादरी किससे टच था? बहादुरगढ़ उस जमाने का तो एक था। ऐसी रोहतक खरखौदा बिसारत खान। जिसको ना याद हो वो लिख लेना, हडसन। हडसन आया था यहाँ। बाद में वो किसको पकड़ा गया था? ये जींद को, जींद को। हिसार टिक कर लो, मोहम्मद आजम, शहजादा मोहम्मद आजम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अंग्रेज समर्थक रियासतें। ये किसके साथ खड़ी थी? अंग्रेजों के। ऐसा भी हुआ कि एक रियासत की आधी जनसंख्या कह रही है ये अच्छे हैं, आधी कह रही है खराब हैं। पढ़ के देखो, पहला पटौदी। पटौदी में मोहम्मद खान जो साथ दे रहा था नवाब, और जो विद्रोही नेता था वो था अकबर अली। तो
तो ये अंग्रेज़ों के ऑपोजिशन में था अकबर अली कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा नहीं, और उनके साथ खड़ा था मोहम्मद खान, दोनों मुस्लिम हैं। पटौदी रियासत आप सब जानते हैं, ये सैफ अली खान के पिताजी की पुश्तैनी जायदाद है। तो इनके कभी दादा परदादा जब रहे होंगे उनको मिली थी ये पटौदी महल, जो पटौदी रियासत है। आगे है सांपला, इसमें साबर खान ये विद्रोही नेता था, और जो इनके साथ खड़ा था मिर्ज़ा इलाही बख्श। दुजाना में हसन अली, दो जने मिलके हंस लेते ना, हमने पढ़ा था, ये हमारे साथ थे, और ये कोई डूडे खां थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे। छछरौली यमुनानगर में शोभा सिंह थे, शोभा सिंह अंग्रेज़ों के साथ, हमारे साथ थे बस नागरिक। जींद में स्वरूप सिंह थे, और लोहारू लिखना था, ये लोहरून लिखा ना, लोहरन, इसको ठीक कर लो। नवाब अमीनुद्दीन, अभी तुम नीचे पढ़ के आए थे ना लोहारू, ये हाँ, इसमें ये ना थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री तो कहीं मिलती नहीं क्योंकि इतना कोई इतिहास लिखा नहीं हुआ। इसके बाद आ जाओ क्रांति के परिणाम, बताओ क्या रहे परिणाम, सबको पता है क्या हुआ इसके बाद। सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा किया अंग्रेजों ने। दिल्ली उनके हाथ से कब निकली थी? मई में, क्योंकि मई में क्रांति शुरू हुई, वो जाके वहां मारकाट की उन्होंने। सितंबर आते आते दिल्ली किसके हाथ में थी? जब दिल्ली चली गई तो गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर सबको डर लगेगा कि भाई जब बादशाह पकड़ लिया और बादशाह के बेटों का सर कलम कर दिया तो हम क्या चीज़ें। इसलिए आप भी ज़्यादा लंबे टिक नहीं पाए। हाँ, कहीं कहीं हम विद्रोह करते रहे, लेकिन अगर देखें तो दिल्ली के एकदम से कब्जे में आते ही हरियाणा में भी 1858 में ये चीज़ें धीरे धीरे नीचे की तरफ आई, और 1858 में फांसी खुलेआम होने लग गई। जैसे 57 तक तो हम लड़ते रहे, हम मई में लड़े, जून में लड़े, जुलाई में, कल हम पढ़ रहे थे ना ये महीने अलग अलग। फिर अगस्त के बाद सितंबर में इन्होंने हमें कंट्रोल करना शुरू किया। कल तुमने शावर्स का नाम शायद पढ़ा था, वो देखो वहाँ आया था रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी से ये भाग गए थे रावतुला राम जी, फिर वो झज्जर गया, फिर वो इस पूरी बेल्ट में, दक्षिण की बेल्ट में, और इनमें से या तो ये पकड़े गए, जैसे कहीं भाग गए, छिप गए, उसने पकड़ लिया, पकड़ के इनको वहाँ से बंदी बना के और दिल्ली भेजा। फिर दिल्ली में खुले आम जनवरी 1858 में कई लोगों को फांसी दी गई। लाल किला है ना दिल्ली में, उसके सामने चांदनी चौक है, वहाँ खुले आम ऐसे जनता खड़ी है, लाखों की भीड़, और खुले आम फांसी। हमारे हाँसी का जो था ना आदमी, इसको इसके घर के बाहर ही फांसी दी गई ताकि स्थानीय नागरिक डर जाएं। हाँसी एक बड़ी बेल्ट थी, यानी जनवरी पकड़ते पकड़ते हमारा सारा चीज़ें, सारा सिस्टम ठप कर दिया था। तो अगर ध्यान से देखें तो मई से जनवरी हम 6-7 महीने ही लड़ पाए, और लास्ट की लड़ाई तो बस ये थी कि अपनी जान बचा के भाग लो। उसमें फिर कई सारे बड़े लीडर्स हैं जो गायब ही हो गए थे, पढ़ के देखो। 57 की क्रांति का परिणाम। 57 की क्रांति में सैनिकों और नागरिकों दोनों वर्गों ने भाग लिया। हमारी जो ये बेल्ट थी थानेसर वाली, इसमें तो कोई लीडर था ही नहीं, कलम पढ़ रहे थे ना वो, कोई सैनिक, कोई रोड, कोई अलग अलग जातियों के लोग लड़ रहे थे, तो स्थानीय नागरिक। लेकिन ये क्रांति असफल रही। इसका मुख्य कारण संपूर्ण प्रदेश में केंद्रीय और योग्य नेतृत्व का अभाव। पूरा हरियाणा अपना लीडर किसको मान रहा है? जो दिल्ली में बैठा है, जो इतना बुजुर्ग है कि जिसका बस की नहीं है लड़ना, वो हमारे लीडर। तो अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना। क्या सब रियासतें हमारे पक्ष में थी? हमारी अपनी जींद, नाभा, पटियाला, फिर ये तुम पढ़ रहे हो तावड़ू, मेवात, इनमें भी आधे विद्रोही नहीं बने, वो उनके साथ थे। सहयोग न मिलना, हथियारों की अनुपलब्धता, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, विद्रोह का सीमित स्वरूप। सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार, ये टिक कर लो, सितंबर दिल्ली इनके हाथ में आ गई, 4 महीने के अंदर ये कंट्रोल कर गए। 25 सितंबर 57 को क्रांतिकारियों ने तोशाम, आज तोशाम कहाँ है? भिवानी, लेकिन उस जमाने में भिवानी तो तुम ऐसा नहीं, तो हिसार, तो तोशाम पर अधिकार कर लिया। ये हमने कोशिश की थी कि नहीं, हम हरियाणा को नहीं छोड़ेंगे। कप्तान पियर्सन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों का मंगला गांव, हिसार जिले में युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। शहजादा मोहम्मद, लिख लो, मोहम्मद आजम ने क्रांतिकारियों को पुनः संगठित कर जमालपुर के स्थान पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हो गया। कौन है ये शहजादा मोहम्मद आजम? हिसार से लड़ा था, लिख लो यहाँ, हिसार, मोहम्मद आजम, हिसार। जैसे एकदम से हार नहीं मानते, सोचते हैं संगठित कर लें, वापस लड़ लें इनसे।
फिर पढ़ना, शहजादा आजिम के हिसार छोड़ते ही समस्त जिले पर अंग्रेजों का अधिकार। अब ये शहजादा मोहम्मद आजम जब आगे बढ़ा हिसार से तो पीछे पीछे किसने कंट्रोल कर लिया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज ना बहुत चालाकी से ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सारे सिस्टम को प्लान करते थे। हमारा क्या था, कभी यहाँ भाग गए कभी वहां भाग गए, हमने कोई प्लानिंग कर ही नहीं रखी थी। नेक्स्ट टिक कर लो, हिसार को नियंत्रण में लाने के पश्चात कोर्टलैंड रोहतक जिले पर अधिकार जमाने के लिए रवाना हुआ। तो पहले हिसार को पकड़ लिया, अब पहुंच गया रोहतक। जून 57 के अंत में कप्तान पियर्सन ने कैथल के परगने में क्रांतिकारियों से संघर्ष किया। आगे टिक करना, करनाल, जलमाना, ये वही है जहां कोई लीडर ही नहीं था, लोग ही लड़ रहे थे। जैसे लोग एक बहुत बड़ी ताकत है जनता, लेकिन जनता ताकत तब है जब उनके सामने लीडर हो, नहीं तो वो तो भीड़ है। अब आके खड़े हुए लड़ने के लिए एकदम से देखा 2-4 भाग गए, 2-4 के मरते ही भाग गए। लीडर हो तो जोश भरे रखता है। देखा नहीं, फौज में भी एक कमांडर होता है, वो पूरी फौज को वो डायरेक्शन देता है। जितनी मूवीज तुमने देखी हो, जैसे कारगिल वॉर वगैरह अगर देखी हो, तो उसमें कितने सारे सैनिक, कितनी बार मन कच्चा होता है कि नहीं सर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो एक होता है आदमी जो लीड करता है कि नहीं हम आगे चलेंगे। इस पूरी बेल्ट में हमारा कोई लीडर ही नहीं था। स्थानीय नागरिक जाते, ना तो स्थानीय लोगों के पास हथियार, ना कोई प्लानिंग, ना कोई लीडर। तो क्या हुआ, 2-4 मरे, भाग गए वापस वहां से। पढ़ के देखो, करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अंबाला, जगाधरी, यानी ये पूरी बेल्ट की बात कर रहे हैं, यमुनानगर की, अंबाला की, ये पूरी बेल्ट। 57 की क्रांति में का नेतृत्व किसी नेता द्वारा नहीं, इसको टिक कर लो। जब तुम्हारा कोई नेता ही नहीं होगा तो तुम भीड़ हो एक। डिप्टी कमिश्नर मैकनील ने लाडवा परगने पर आक्रमण किया। अक्टूबर 57 को गुड़गांव, अब देखो सितंबर में क्या हथिया ली इन्होंने, दिल्ली। अब अक्टूबर से हम डिक्लाइनिंग मोड पर आएंगे, धीरे धीरे करके सारा हरियाणा इनके हाथ में। ये पहली लाइन पढ़ रहे हो कैसे हरियाणा कंट्रोल में आया। अक्टूबर 57 को गुड़गांव जिले में क्रांति की ज्वाला शांत करने हेतु ब्रिगेडियर जनरल शावर्स, डबल टिक कर लो इसको, अब ये सबको खत्म करेगा। सितंबर में दिल्ली हथियाने के बाद अक्टूबर हरियाणा पे आ गया शावर्स। अब सारे पॉइंट्स वो हैं जिसमें हरियाणा कंट्रोल आएगा। शावर्स दिल्ली रवाना हुआ। सबसे पहले शावर्स ने राव तुलाराम, कहाँ के थे ये, रेवाड़ी, दिल्ली से लगता है ना 80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले इन पे अटैक किया। तुलाराम और उनके साथियों को नष्ट करने के लिए रेवाड़ी पर आक्रमण। तो अक्टूबर में हमारा सबसे पहला टारगेट क्या बना, हमारे हरियाणा का रेवाड़ी। और किसने अटैक किया, ये शावर्स। शावर्स कहाँ से आया, दिल्ली। दिल्ली पूरी इनकी कंट्रोल में। लाल किले पर इनका झंडा, हुमायूं टॉम, जो बड़े बड़े थे ना हमारे इलाके मुगलों वाले, उन सब पे ये बैठ गए। तो दिल्ली अपने आप सहम गई कि भाई अब बात नहीं बनेगी। वहां से सीधा रुक किया कि सबसे पहले देखते हैं हरियाणा को। जैसे यूपी तो बहुत बड़ा था ना, हरियाणा को कंट्रोल करना आसान। हरियाणा कंट्रोल हो गया, पंजाब तो इनका साथी है, तो यूपी में एक दबाव बन गया कि यार हरियाणा भी गया, दिल्ली भी गया, पंजाब इनका है, तो मैं कितने दिन सस्टेन करूंगा। ये टिक करो आगे। रेवाड़ी पर पहला आक्रमण था अक्टूबर में। शावर्स के आक्रमण से पहले ही राव तुलाराम ने रेवाड़ी छोड़ दी। तो क्या लड़ाई हुई है, पहले ही चले गए, पहले ही चले गए। अक्टूबर 1857, इसी महीने में 12 अक्टूबर, शावर्स ने रेवाड़ी छोड़कर झज्जर के नवाब, झज्जर में डबल ज है, कौन कौन थे यहाँ, अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद, ये टिक कर लो, इस पर आक्रमण। तो रेवाड़ी और झज्जर, मैप में देखना एक बार जरा, मैप पे आओ, दिल्ली देखो कहाँ होगा, जो खाली है वो दिल्ली है। दिल्ली से रेवाड़ी देखो, रेवाड़ी और झज्जर, झज्जर मतलब ऊपर। गुड़गांव और रेवाड़ी तब एक थे, आज तुम्हें लग रहा होगा गुड़गांव क्रॉस किया, तब गुड़गांव रेवाड़ी एक था, अहीरवाल का इलाका। तो दिल्ली से इसने शुरुआत की शावर्स ने। सबसे पहले किनको कंट्रोल किया, रेवाड़ी। तब रेवाड़ी गुड़गांव आसपास इकट्ठे, ऐसे सीमा बटी हुई नहीं थी तब। तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ कहाँ गया, झज्जर। झज्जर में कौन था, नवाब अब्दुल सम्मद, अब्दुल रहमान। और रेवाड़ी का कौन भाग गया था, तुलाराम। देखा इतनी बड़ी फौज चले गए। आगे पढ़ना, अब्दुल रहमान शावर्स के आक्रमण की सूचना पाकर रेवाड़ी छोड़कर छूचकवास आ गया। छूचकवास कहाँ है, झज्जर में ही है, झज्जर में ही। तो ये रेवाड़ी से आ गए छूचकवास और शावर्स के समक्ष समर्पण कर दिया। सोचो, जो सबसे ताकतवर लीडर हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, वो किसके सामने झुकते जा रहे हैं। और ये कुछ दिनों का है बस। सितंबर में दिल्ली कंट्रोल में गई है, अक्टूबर में पहले वो आया रेवाड़ी, तुलाराम जी छोड़ गए मैदान, आगे वो गया झज्जर। अब्दुल सम्मद वहां से झज्जर के मेन इलाके से छूचकवास भाग गए, वो भी झज्जर का ही पार्ट है, जैसे सोनीपत से कोई खरखौदा भाग जाए। फिर वहां जाके उन्होंने देखा कि बात नहीं बनेगी, आत्मसमर्पण। आगे पढ़ो,
क्या था? एक्चुअली क्या था उस टाइम, ये इतना डिफरेंस तो होता नहीं था। अब जैसे आज तुम्हें दिखता है ये कि भाई ये गुड़गांव, ये रेवाड़ी, ये झज्जर, उस टाइम क्या था, ऐसे अलग अलग कुछ नहीं था। ये आदमी यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। वैसे जब पेपर में आया तो इसका मेन काम टिक कर आना झज्जर, अब्दुल रहमान का। पर जैसे जब लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर छुपने भाग जाते थे। तो हो सकता है जब वो आया हो तो ये रेवाड़ी में रहा होगा। जैसे अभी तुमने पढ़ा, रेवाड़ी का मेन कौन था? तुलाराम। हो सकता है तुलाराम जी जब पकड़े गए, भाग गए हों, तब ये रेवाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कि मैं संभालूंगा आया हो, और फिर देखा हो कि बहुत बड़ी फौज है तो रेवाड़ी छोड़ के कहाँ चले गए हो? छूचकवास। फिर वो पीछे पीछे गया कि मैं इसको भी कंट्रोल करूंगा। आगे पढ़ना। अब्दुल रहमान शावर्स के आक्रमण की सूचना पाकर रेवाड़ी छोड़कर छूचकवास आ गया और शावर्स के समक्ष समर्पण कर दिया। क्या पता अब ये को बताने वाला नहीं है ना, क्या पता अब्दुल रहमान जी ने कोशिश की हो कि मैं रेवाड़ी से कौन चला गया था? तुलाराम। कि तुलाराम ने अपना एरिया छोड़ दिया, मैं दोनों कंट्रोल कर लूंगा। फिर देखा हो कि फौज बहुत बड़ी है, शावर्स की संभलेगी नहीं। शावर्स ने अब्दुल रहमान को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया, वहां फिर फांसी होगी इनको। नेक्स्ट टिक करना। दिल्ली वापस लौटते समय शावर्स ने फर्रुख नगर, डबल र था, इसमें कौन कौन आएगा? अहमद अली और मोहम्मद ना, टिक कर लो। अहमद अली और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। इसका मतलब शावर्स हमारी किस बेल्ट का नुकसान कर गया? रेवाड़ी का, गुड़गांव का, क्योंकि बल्लभगढ़ है फरीदाबाद का, और झज्जर का। मैप में देखो इस पूरी बेल्ट के आसपास दिल्ली है, देखो जरा, झज्जर दिल्ली से टच है, गुड़गांव दिल्ली से टच है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ का यहीं पकड़ा था ना, और रेवाड़ी। तब गुड़गांव रेवाड़ी ऐसे अलग तो थे नहीं, तो इस पूरी बेल्ट पर कौन हावी हो गया? शावर्स। और उसने सब पकड़ पकड़ के या तो भाग गए या पकड़ के इसने दिल्ली पहुंचा दिए। अब ये टिक कर लो, फर्रुख नगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा को भी बंदी बनाकर। तो हमारे 4 ताकतवर आदमी तो गए, कौन कौन? पहले तुलाराम, फिर अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद, फिर नाहर सिंह भी, और एक कौन? हाँ ये भी गया, नाहर सिंह भी और अहमद अली भी। आगे पढ़ लो बस। अब ये चारों साउथ की बेल्ट खाली करवा ली इन्होंने। 16 नवंबर 1857, अगला महीना आ गया। अब कर्नल जेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नारनौल पर आक्रमण किया, जिसमें भारतीय रिसाले के कमांडर राव किशन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो नारनौल मतलब कौन सी बेल्ट? महेंद्रगढ़। तो ये पूरी दक्षिण की पट्टी इन्होंने कब्जे में ले ली। फरीदाबाद इन्होंने अपना हथियार लिया। फरीदाबाद में क्या था? बल्लभगढ़ ना, बल्लभगढ़ का कौन था? नाहर सिंह गया। फिर अगर देखें फरीदाबाद के पास ऊपर की तरफ कौन था? जैसे मेवात तो फिर भी इनका ही था, छोटा लीडर था ना। किसका नाम पढ़ा मेवात में तुमने? सदरुद्दीन का। वो कोई बहुत बड़े नवाब नहीं थे, छोटे लीडर थे, तो मेवात से इनको खतरा नहीं था। अगर देखें गुड़गांव, तो गुड़गांव रेवाड़ी में कौन था? तुलाराम जी, उनकी बेल्ट खाली हुई। रेवाड़ी में कौन था? ये रेवाड़ी के आगे महेंद्रगढ़ में। अब ये आ गया, कोई हमारा कमांडर था। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एक बेल्ट है ना पूरी, ये पूरी इनके कब्जे में आ गई। दक्षिण की बेल्ट में फरीदाबाद इनके पास आ गया, नारनौल इनके पास, और क्या रह गया? एक नहीं, ये तो ऊपर आ गया ना। ये दक्षिण की बेल्ट इन्होंने हथिया ली, या तो पकड़ लिए या तो वो भाग गए। तो दक्षिणी हरियाणा इनका। उत्तरी हरियाणा ने संघर्ष ज्यादा किया ही नहीं, क्योंकि अंबाला में छावनी थी, और देखें जींद साइड में तो वो रोहतक पे कंट्रोल था ही, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। तो अब लगभग हरियाणा इनके हाथ में है। क्रांति के परिणाम पढ़ लो। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा का उत्तर पश्चिमी प्रांत के स्थान पर पंजाब में विलय। अब हरियाणा किस में जोड़ दिया गया? पंजाब। पंजाब जो कि क्रांति के विरोध में था। हम पहले किसका पार्ट थे? यूपी का, जो कि क्रांति का पक्षधर था। क्रांति शुरू हमें करनी थी, लेकिन शुरू हुई यूपी में, तो हम और यूपी एक थे। पंजाब हमारे विरोध में था इस मामले में। आगे पढ़ लो। विलय के बाद हरियाणा को 2 डिवीजनों में बांट दिया, दिल्ली और हिसार। दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीजन में, रोहतक, हिसार, सिरसा को हिसार डिवीजन में। डिवीजन का मुख्य अधिकारी कमिश्नर, इसको पूरी पावर्स दे दी। कहने का मतलब है अब कंट्रोल में आ गया हरियाणा इनके। पंजाब में विलय और नई प्रशासनिक व्यवस्था। 57 की महान क्रांति की विफलता के बाद, इसको टिक कर लो, फरवरी 1858 में हमने क्या पढ़ा? सितंबर में क्या निकली हाथ से? दिल्ली। अक्टूबर में हमने सारी कहानी पढ़ी। अब सोचो, अक्टूबर से जनवरी में इनको फांसी दी गई, और अगला महीना कौन सा आया? फरवरी। फरवरी में कह दिया तुम पार्ट हो ही नहीं यूपी का,
किसका पार्ट हो, पंजाब का। तो ये सीरीज से काम करते गए, इन्होंने ना हर चीज़ प्लान कर रखी थी कि कब क्या करना है। ठीक कर लो। फरवरी 58 में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक यूपी से पृथक कर पंजाब के साथ मिला दिया गया। ठीक है। पंजाब सरकार ने विलय होते ही संपूर्ण क्षेत्र पर पंजाब की शासन प्रणाली लागू कर दी। और पंजाब किसके पक्ष में था, अंग्रेजों के, तो हमें भी उसके पक्ष में बोलना पड़ा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे आ जाओ। लोहारू से, क्या नाम था लोहारू वाले का, और सदरुद्दीन कहाँ का था, मेवात का। लोहारू से अमीनुद्दीन, सांपला से मिर्जा इलाही बख्श और करनाल से अहमद अली भी अंग्रेजों के समर्थक थे। तभी मैंने पीछे कहा था ना उसका डिस्प्यूट है, वो क्लैरिटी नहीं है उसकी। राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर को काबुल में हुई। वर्तमान में 23 सितंबर हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए गुड़गांव में, गुड़गांव मतलब ये वो वाली बेल्ट जो राजस्थान के आसपास है, मेजर ईडन कहाँ से आया था ये राजस्थान से। और फोर्ड जो था वो तो प्रॉपर गुड़गांव में था ना, जब हमारे वो सैनिकों ने 300 सैनिकों की टुकड़ियों के विरोध में। रोहतक में टिक कर लो, मेजर हडसन को, पहले 60वीं बटालियन आई थी, फिर वो हमारे पक्ष में आई, तब हडसन आया। हडसन ने विद्रोह को दबाते हुए रोहतक किसके पास सौंप दिया, जींद के राजा को सौंप दिया। हरियाणा में पहली फांसी, टिक करो, नूर मोहम्मद खान, रानिया का था नूर मोहम्मद खान। ये नूर मोहम्मद खान कौन सा गांव था, वो पढ़ा था हमने, ऊधा गांव, वहां पर, इसी के घर के बाहर कहते हैं। आगे पढ़ना। अंतिम समय में झज्जर का नवाब पकड़ा गया था, अब्दुल रहमान खान, और फर्रुख नगर के अहमद अली और बल्लभगढ़ के नाहर सिंह। इन सबको किसने कंट्रोल किया था, शावर्स ने। अब सब हम इनके नाम ऊपर पढ़ रहे थे। चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई, टिक कर लो, झज्जर के नवाब को, फर्रुख नगर के हेड को और बल्लभगढ़ के शेर को। इन तीनों लोगों को फांसी कहाँ दी गई है, हाँ, और ये फांसी दी गई है ज़्यादातर 1858 की जनवरी में। जब देखा सब मर गए तो फरवरी में उठा के कह दिया हरियाणा किसका पार्ट है, पंजाब, कोई विरोध करेगा ही नहीं। नेक्स्ट टिक करना। अंतिम फांसी के रूप में मुनीर लिखा है, इसको मुनीद कर लो, मुनीद बेग और हुकुम चंद जैन। हाँ से क्या था, ये कहाँ का था, ये हांसी का था, लिख लो हांसी। एक ऊधा गांव का भी था ना हिसार में, उसका नाम क्या था, हाँ, तो ये टिक कर लो। अंतिम फांसी के रूप में मुनीद बेग और हुकुम चंद जैन को मिली। क्रांति की शुरुआत की बात अंग्रेजों को बताने वाला सैनिक कौन था हमारा, श्याम सिंह। रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम ने जनरल शावर्स के आक्रमण का जवाब न देकर बिना लड़े ही रेवाड़ी छोड़ दी। फिर शायद रेवाड़ी को संभालने कौन आया होगा, अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद। लेकिन जब फौज देखी तो फिर वो कहाँ भाग गए थे, सूचकवास। फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये पूरी बेल्ट को कंट्रोल कर लिया था शावर्स ने। और ये कब की घटना है, अक्टूबर 1858 में, 57 में। उसके बाद इन सब पे केस वेस चला और इनको फांसी दी गई जनवरी 1858 में। आगे पढ़ो। हिसार और सिरसा की क्रांति को दबाने का प्रयास किया कोर्टलैंड ने। अगर तुम्हें याद हो, SHH, सिरसा, हिसार, हांसी में लाइट इन्फेंट्री ने भी विरोध किया था। आगे पढ़ना। जींद के राजा को, अब जींद का राजा किसका पक्षधर है, अंग्रेजों का। इसको प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे अंग्रेज ना बहुत चालाक थे, जिन लोगों के पक्ष में, जिनको अपने पक्ष में रखते, उन्हें बड़ी बड़ी रियासतों का मालिक बना देते थे। तो उनके अड़ोसी पड़ोसी जो मर गए, उनके बच्चों को लगता था यार हमारे पिताजी बिना बात विरोध करके मरे, इसको देखो क्या राजशाही जीवन जी रहा है, इसके बच्चों को बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई। जैसे हमने देखा था राव नंदराम, जैसे अगर देखें तो अपनी इंटरनल लड़ाई का नुकसान उठाया ना हमने। आज तक देखो कितनी पीढ़ी बीती होंगी, आज तक भी उनके पास कितना रुपया है। हम कब की बात पढ़ रहे थे, ये किसके काल की, औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में तुम्हारे मेरे भी तो खानदान रहे होंगे ना, हम किसी के तो वंशज हैं। उनका नाम पता भी किसी को नहीं पता कि कितनी पीढ़ी, जितने लोग बैठे हैं हम सब किसी ना किसी के वंश के तो लोग होंगे ही ना। औरंगजेब के टाइम के क्या नाम था उनका, राव नंदराम। आज तक देखो इनका राज चल रहा है। भाई राज ही कहें, राजयोग है। जो MP MLA बन गया वो राजयोग ही है, जो CM बन गया। तो एक आदमी से लेके अब तक कितनी सदी बीत गई। ये हम बात करें 1707 में तो औरंगजेब मर गया था, उससे पहले की घटना है ये सारी, 1680s में 70s में। उसमें देखो तुम 1700 से लेके आज तुम 2023 में हो, और इनके खानदान अब तक बैठ के आराम से राजशाही जीवन जी रहे हैं। इनके बच्चों को कितनी प्रॉपर्टी के मालिक, कुछ भी ना करें तो भी अगली, ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी कि 7 पुश्तें बैठ के खाती हैं। तब से हम सोचे हमारे भी कोई दादा कहीं ना कहीं तुम्हारे
मेरे दादा भी तो कहीं किसी फौज में, सेना में, कोई किसान, कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। लेकिन देखो उन्होंने, उनके टाइम में उन्होंने कोई शायद इस तरह की गद्दारी ना की हो, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते गए? मेहनत। हम आज भी मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों ने जो उस टाइम पे एक आदमी ने समझदारी या चालाकी, कुछ भी कह लो, दिखाई, उसका पीढ़ियां भी भुगतान, मतलब कहीं ना कहीं भोग रही हैं उसको। इसीलिए ना बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते थे कि यार इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ये तो रियासत के मालिक बन गए। आप अपनी ये एटलस कंपनी की साइकिल की कंपनी देखो ना, ये एटलस कंपनी की साइकिल क्या बताते हैं कि ये किन को दी गई थी? जिन लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ जो है गवाही दी थी, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी, उनमें इस तरह की बहुत प्रॉपर्टी। आज भी देखो करोड़ों की संपत्ति है, तो पुश्त दर पुश्त बैठ के खाती हैं। इसीलिए बहुत बार लोगों को लगता था कि अंग्रेजों का साथ देने में फायदा है। अब जींद की रियासत का मालिक के जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, बेशक तुम्हें नाम नहीं पता, लेकिन आज तक वो प्रॉपर्टी के मालिक कहाँ कहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी पड़ी है। अब जैसे हम इसी को देखें, ये जो पटौदी रियासत वाले थे, पटौदी की रियासत, सैफ अली खान ने ऐसा क्या कर दिया कि भैया वो करोड़ों रुपए उसकी आज भी मलकियत है, कितने हजार करोड़। ये कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत्म नहीं होगा। आज से 100 साल बाद भी वो पैसा ऐसे कैसा रहेगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए ये सोच के गद्दारी कर देते थे कि आने वाली पुश्तें भी बैठ के खाएंगी। उनमें से कुछ के नाम तुम पढ़ के आए हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे बाद में उनके नाम पे एक धब्बा ही तो लगता है ना। हम जो चीजें पढ़ते हैं हमें लगता तो है यार गद्दार थे, देखो बेशक खा रहे होंगे लेकिन थे तो गद्दार ही। पढ़ें आगे तो राव तुलाराम, अब जितने नाम तुम पढ़ रहे हो जिनको फांसी लगी, जिन्होंने क्रांति में काम किया, तो पॉजिटिव तो लगता ही है कि यार उस टाइम पे लड़े थे, कम से कम जीते ना सही लड़े तो सही। आगे पढ़ लो, हम कहाँ पहुंचे थे? मुनीर बेग हो गया ना, हाँ, कोर्ट लड़ने। आगे से पढ़ेंगे, जींद के राजा को दादरी रियासत और कानौड़ मतलब महेंद्रगढ़ के कुछ परगने और नाभा के राजा, ये तो गद्दार लोग ही तो थे, नाभा के राजा को कांटी, झज्जर और बावल के परगने मिले। तो सोचो इनको कितना फायदा दिखा होगा कि एक तो हम मरे नहीं, जो हमारे यहाँ सारे जितने नाम पड़े सारे मर गए ना, फांसी चढ़ गए। अब इनको लगता है एक तो हमने जीवन जिया, ऊपर से कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी। जींद वाले का क्या मतलब बनता है नारनौल में? बहुत दूर हो गया, लेकिन फ्री की प्रॉपर्टी का मालिक, वहां से टैक्स खाएगा बैठ के आराम से। आगे पढ़ना, एक बल्लाह का युद्ध हुआ था छोटा सा। कैप्टन ह्यूज सैनिकों को लेकर बल्लाह करनाल पहुंचा। उसका मुकाबला जाटों की सेना से हुआ, लेकिन जाटों की सेना में कोई लीडर नहीं था जिसका कि नाम लिया जाए। फिर पढ़ लो, रूप डाका का युद्ध हुआ था छोटा सा। मेवाती क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध गांव रूप डाका में। तो इसका मतलब हम छोटे लेवल पे लोकल लोग भी लड़ रहे थे। रूप डाका कहाँ पे हुआ है? मेवात में, अंग्रेजों से। और अभी क्या पढ़ा है? बल्लाह, ये कहाँ हुआ? करनाल में, जाटों ने। नसीबपुर नारनौल का युद्ध अंग्रेजी सेना और राव तुलाराम के नेतृत्व में लड़ा गया। ये तुलाराम जो है ना बाद में किसकी सेना में भर्ती हो गए थे? हाँ, ये लिख लो, तांत्या टोपे। वो बड़ा सेनापति था। किसका आदमी था वो? नाना साहब। तुम नाना साहब का नाम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, तुम राव तुलाराम जी का नाम इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ते। ये तो किस में पढ़ते हैं? सिर्फ हरियाणा। तो राव तुलाराम जी का कद राजनीति में नाना साहब के बाद का था, इसलिए तांत्या टोपे को ज्यादा समझ रही होगी, एक्सपीरियंस रहा होगा, ये उनके साथ उनके एक्सपीरियंस के कारण जुड़ गए थे। यहाँ लिख लो, तांत्या टोपे की सेना में शामिल। लेकिन फिर क्या हुआ था? तांत्या टोपे पकड़ा गया और उसको फांसी दे दी गई। फिर ये भी देख के कि यार अब कुछ होना है नहीं, अफगानिस्तान चले गए। ठीक है, अब बताओ हिसार में कौन अंग्रेज था जिसने काम संभाला? कोर्ट लैंड। और रोहतक में हडसन और गुड़गांव में विलियम फोर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये। चलो, एक उस दिन वो बात हो रही थी ना रेवाड़ी वाली, वो मैंने उस दिन चेक कर ली थी, मुझे बताना याद नहीं रहा। तुमने भी गूगल अगर किया होगा तो वो दोनों डेट्स दिखाते हैं अलग अलग। फिर इसकी पूरी कहानी मैंने खोज ली थी। 1878 1879 और 1882 अलग अलग साइट पे ये तीनों संधि हैं। ये तीनों ही ठीक है, गलत कोई सा नहीं है, पर कारण अलग अलग हैं। 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी घूमने आए थे हमारे रेवाड़ी में। ये कभी कहीं रुकते नहीं थे 3 दिन से ज्यादा, लेकिन रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर के एरिया में ये 17 दिन रुके। ऐसे ही 17 दिन घूमते घूमते तो इन्होंने, कहते हैं भाई, जैसे जा रहे थे तो इन्होंने कहा भाई इस एरिया में तो बढ़िया, ये तुम्हारे आसपास पहाड़ी है, यहाँ देसी गाय
बहुत घूमती हैं। तो जो ये बेचारी देसी गाय जिनकी उम्र हो गई, जो अब लगता है लोगों को कि किसी काम के लिए छोड़ देते थे, तो इन्होंने कहा इनके लिए गौशाला बना लो। कहते हैं एक लकड़ी इनके हाथ में थी, इन्होंने वो लकड़ी जहाँ रखी ना, राव युधिष्ठिर ने कहा ठीक है यही ज़मीन दान कर दी, क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टी थी राव की ही, कि हमने दान कर दी। 1878 में ज़मीन फाइनल हुई थी कि कहाँ बनेगी, भाई यहाँ से यहाँ तक इतने बीघे की ज़मीन हमने दान कर दी। 1879 में उस पर काम प्रारंभ हुआ, और फिर एक दिन में तो कोई चीज़ बन नहीं सकती, फिर 2-3 साल लग गए, और 1882 में ये गौशाला आज भी चलती है। मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। 350 गाय आज भी, जो ऐसी घूमती थी ना कहीं कहीं, वो आज भी यहाँ उनको एक तरह से आश्रय मिला हुआ है। तो ये गौशाला, इसका नाम ही है दयानंद गौशाला। किसके नाम पर है ये? सरस्वती के नाम पर। तो ये गौशाला बनके तैयार हुई थी 1882 में। इसका वो जो लकड़ी रख के कह दिया था निशानदेही कि यहाँ बनेगी, वो 1878 में। फिर वो तो कह के चले गए 17 दिन बाद, एकदम थोड़ी ना कोई पैसा लगाएगा। अगले आदमी ने, राव युधिष्ठिर ने फिर काम करवाया 1879 से। बनने में इसके 2-3 साल लगे, फिर वो गाय वाय पकड़ पकड़ के लाके एक तरह से 1882 में ये प्रॉपर तरीके से काम करने लग गई। इसीलिए हर साइट पर अलग निकलता है। अगर तुम सबसे पहले भरोगे तो सबसे पहले डेट निकल के आती है, जो पहला फ्रंट पेज पर, वो 1878 है। जमीन फाइनल 1878 में ही हो गई थी, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन और कामकाज फिर 3 साल अगले चला। कब प्रॉपर तरीके से कि भाई हाँ नाम भी लिखा गया, उद्घाटन भी हुआ, वो 82 में हुआ। तो जैसा क्वेश्चन आए वैसा टिक कर देना देख के। चलो अगली हेडिंग पर आते हैं। पेज 61, 60 तक पढ़ लिया ना हमने। 61 में शुरू हो गया लास्ट टॉपिक। क्या रहता है? अच्छा पेपर। राजीव कल पेपर लगा देना जरूर, याद करके ना, कल लगा देंगे बेटा। चलो अगला टॉपिक है आधुनिक भारत का लास्ट टॉपिक। बीच में 2 टॉपिक हमने छोड़े हैं, एक तो वो वैदिक काल का वो एक पेज वाला, और एक मैंने छुड़वाया था 57 की क्रांति से पहले 1803 के बाद के 50 साल में क्या हुआ। उनमें लोकल राजाओं के नाम थे, वो बाद में पढ़ेंगे। वैसे ये बड़ा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं आधुनिक हरियाणा, कि क्या हुआ हरियाणा में। जैसे आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, उसी का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपनी कांग्रेस से पढ़ते हैं जब तैयारी करते हैं ना, कि मेन कांग्रेस 57 की क्रांति के बाद तुमने पढ़ लिया, ये सारे शावर्स ने पकड़े और कहाँ भिजवा दिए? दिल्ली। दिल्ली जाकर इन सबको फांसी हो गई, और हमारे ताकतवर जितने लीडर थे वो खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ मिला ही नहीं। हम शांति से अपना फिर वही गेहूं चावल उगाए, पेट भरा और आराम किया कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पहले पंजाब इसके यूपी के साथ थे, अब पंजाब। हमने ज़्यादा मारकाट कभी मचाई ही नहीं, कारण हम समृद्ध थे। कोई हमें किसी के साथ जोड़ के देखे, लेकिन हमें क्या करना था? अपनी वही खेती करनी थी, वही गाय भैंस पालनी थी, वही पेट पालना था। हमने अगले 25-30 साल कोई कलेश नहीं मचाया, शांति से अपना जीवन जिया। 1858 से 1885 तक हरियाणा में कोई उथल पुथल नहीं थी, बिल्कुल शांत समय कटा। लेकिन 1885 में एक बहुत बड़ी संस्था बनी थी कांग्रेस। कांग्रेस ऐसा नहीं कि बनते ही घर घर तक पहुंची, नहीं। इसने शुरू में लोगों को जो इंस्पायर किया वो पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े से दिमागदार, जिनको लगता था यार कलेश नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपने हक की बात जाननी चाहिए, इस तरह के थोड़े बुजुर्ग टाइप के लोग। तो एक आदमी थे हमारे यहाँ पर जिनका नाम था लाला मुरलीधर। अब इसका नाम लाला, हर किसी के नाम में लाला नहीं लिख सकते थे। लाला अमीर बैकग्राउंड वाले आदमी थे। लाला लाजपत राय को गरीब आदमी नहीं थे। जिसके नाम के आगे लाला लग गया ना, वो उस जमाने के सेठ मान लो। तो ये एक अच्छे खाते पीते अमीर खानदान के आदमी थे। किताबें कहती हैं इनका जन्म हुआ था अंबाला में, फिर इन्होंने काम किया पूरे हरियाणा और पंजाब। पर जब तक ये पावर में आए ना, तब तक हम पंजाब थे, क्योंकि उससे पहले हम यूपी थे, बाद में पंजाब बने। इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। इन्होंने खूब काम किया हरियाणा पंजाब दोनों के लिए। ये इतने काबिल और पढ़े लिखे थे कि इनको पता चला कि एक बैठक हो रही है नेशनल लेवल की उस जमाने में मुंबई में, और इस बैठक को कांग्रेस जो है एक पार्टी बनने वाली है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
पहले से भी काम हो रहा था, हमारे यहाँ नहीं, देश में तो काम चल रहा था, कलकत्ता, बंगाल में और जगह जगह पर। तो इनको जब पता चला तो इन्होंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी। उस ज़माने में ट्रेन में ही बैठ के जाते थे। सोचो, एक हरियाणा पंजाब का आदमी, ये खबर मिलने पर कि एक जगह बैठक होने वाली है और वहाँ पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी ट्रेन पकड़ता है वो आदमी और मुंबई चला जाता है। वहाँ जाके उनको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बड़ा सा कॉलेज था, वहाँ 72 लोग इकट्ठे थे, जिनमें से एक लाला जी भी थे, लाला मुरलीधर जी। तो वहाँ 72 लोग 3-4 दिन रुके, बैठक हुई, तो वहाँ WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अपने लीडर बना लिए। उन्होंने क्या कहा 72 लोगों को कि देखो, हम अभी कुछ भी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी एकदम से लाखों करोड़ों की नहीं बनती, पॉलिटिकल पार्टी एक विचार से बनती है। इन्होंने कहा हम अभी बेशक 72 हैं, कोई टेंशन नहीं, एक एक आदमी जाके 10-10, 20-20 आदमियों को जोड़ लेना, 10 को ना 5-4, किसी को कन्विंस करना कि भैया तुम लोगों को किसका मेंबर बन जाना चाहिए, कांग्रेस का। इस कांग्रेस को आज की कांग्रेस मत देखो, ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी ताकतवर, जो आज की कांग्रेस से अलग थी। कहने को तो आज की कांग्रेस से अलग थी, वैसे आज वाली बिगड़ के ऐसी हो गई है, पहले ये ओरिजिनल थी। तो इसमें लाला मुरलीधर जी अपने घर आए 3-4 दिन बाद। वहाँ दिमाग ना बहुत प्रभावित होता है विचारों से। वो विचार सुन के आए कि भाई ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके पास पावर हो, पैसा हो, जिसकी बात अंग्रेज सुने। अब क्रांति में हम दुखी थे, कितने लोग हमारे मर गए थे, इतना हमें पता था कि लड़के अधिकार इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं, लड़ाई से पहले हमारे पास कोई ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये घर आए, इन्होंने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया। अब बुद्धिमान आदमी किसको ढूंढेगा, मूर्ख को नहीं ढूंढेगा, बुद्धिमान को ढूंढेगा। इसीलिए इन्होंने देखा हरियाणा में उस जमाने में बुद्धिमान 2-3 लोग थे जिनका नाम चलता था। उनमें से एक आदमी ने तो हरियाणा का पहला अखबार भी निकाला था। बताओ कौन था? हरियाणा का फर्स्ट अखबार का नाम बताओ। हाँ, हरियाणा नाम था ना उसका। और हरियाणा किसने निकाला था? ये पंडित, हाँ, तो ये पंडित दीनदयाल शर्मा, जो झज्जर के नहीं पढ़े थे तुमने बहुत पहले, इनसे बातचीत की और इन्होंने कहा भाई देख, ऐसा ऐसा तू अखबार क्या निकालेगा, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, पहले चल के आइडियाज सीख के आते हैं तभी तो काम करेंगे। तो इन्होंने दीनदयाल शर्मा जी को समझा दिया। दीनदयाल शर्मा काफी एक्टिव दिमाग के आदमी थे। इन्होंने कहा ठीक है भैया, तू कह रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, चल देख के आते हैं। फिर इन्होंने दूसरा पकड़ा बाल मुकुंद गुप्त, वो भी पढ़ा लिखा काबिल आदमी था, बाल मुकुंद गुप्त। और ये तो बहुत यंग एज से ही अखबारों में काम करते थे, पत्रिकाओं में नहीं, मथुरा नाम की मैगजीन में लेख छपते थे इनके, जब ये बहुत यंग थे। ये दोनों आदमी पढ़े लिखे हैं और अगर ये कन्विंस हो गए ना लाला मुरलीधर की बात से, तो फिर ये संगठन को एक तरह से बढ़ाएंगे। तो ये तीनों आदमी, एक तो लाला मुरलीधर जी, एक बाल मुकुंद और एक दीनदयाल, ये तीनों अगले साल फिर गए। अब ये बैठकें होती थी बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, तब ये बड़े शहर थे। तो ये वहाँ गए, वहाँ ठहरे, फिर इन्होंने देखा हाँ यार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा इसका मोटो है देश की प्रगति के लिए काम करेगी, विकास के लिए। वापस आए। अब जो आदमी ताकतवर है ना दिमाग से, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उस जमाने में इन्फ्लुएंसर आज की तरह नहीं था कि नाच नाच के इन्फ्लुएंसर बन जाए। तब ये था कि बैठक बैठेगी, 20 आदमी होंगे, ये भाषण देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, तो लोग इनसे प्रभावित होंगे। इन्होंने अपने जैसे लोग जोड़े और अखबारों में लेख लिखने स्टार्ट किए। धीरे धीरे करके कुछ और अच्छे लोग इनसे जुड़ गए। फिर कुछ अच्छे लोगों में एक बहुत बड़ा चेहरा जो नेशनल लेवल का लीडर है, लाला, हाँ, लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक बुजुर्ग इमेज उभरती है। इस टाइम लाला जी यंग थे। लाला जी का जन्म हुआ था 1865 में। अब सोचो 65 का आदमी 75, 85, 2-3 साल और बात कर लें, 23 साल का बिल्कुल नौजवान लड़का और पढ़ा लिखा, जिसके पिताजी टीचर थे। लाला जी के पिताजी जो थे ना, वो पहले अपने दक्षिण की पट्टी में टीचर थे, फिर वो रोहतक आ गए थे। तो जो खुद टीचर होगा वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। बचपन से एक अच्छी सोच समझ नौजवान लड़का। वैसे भी इन्होंने ना दयानंद सरस्वती जी की जो गौशाला नहीं बनी थी, वहां भी काम किया था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इम्प्रेस थे ये हिंदुत्व से और इन सब से, आर्य समाज से। तो लाला लाजपत राय जी 1888 की बैठक में गए और लाला जी जब गए तो ये यंग थे। यंग आदमी ना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि यंग लोग जल्दी बात को फैला देते हैं। बुढ़ा आदमी 10 लोगों में बैठेगा, आधी बार खांसेगा, बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। यंग लड़का है, 50 लड़कों को जोड़ लिया, तुरंत से संगठन बड़ा होता दिखाई देने लग गया। फिर इसी सीरीज में हमारे यहाँ ये कहा कि एक जनसभा करते हैं, एक एक आदमी के घर जाके किसको बता के आए। तो पहली जनसभा आयोजित की गई थी एक आधे साल के अंदर ही।
जिसमें जनता को बुलाया गया, जिसका मन करे आ जाओ, जैसे टेंट लगवा दिया, थोड़ा चाय पानी का प्रबंध कर दिया, गांव में आदमी अपना सुबह भैंस का खेत का काम किया तो उसके बाद 3-4 घंटे खाली हैं तो चलो घूम आते हैं, क्या सभा है ये। इस जनसभा में काफ़ी बड़ी भीड़ आई और इसकी अध्यक्षता की थी, इसको मैनेज किया था, कहीं लिखा है तुरबीज खान और कहीं लिखा है तुर्राबाज खान, ये अलग अलग मिल जाए, आदमी एक ही है ये, तुर्राबाज खान। इन्होंने इसके बाद एकदम से इसमें बढ़ावा हुआ, बहुत सारे लोग बोले हाँ ठीक है हम भी संगठन के मेंबर बनते हैं, और देखते ही देखते कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। कौन से राज्य में? हरियाणा। फिर कांग्रेस आगे हर साल बैठकें होती गई तो हम भी जाने लगे, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे जाते, फिर अपनी एक पॉलिसी सीख के आते कि क्या करना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे लड़के जोड़ने हैं, क्योंकि उस टाइम औरतें तो इतनी एक्टिव थी नहीं। देखते देखते हरियाणा में आम आदमी की जबान पर किसका नाम आ गया? कांग्रेस का, और हरियाणा में सबसे बड़े संगठन के रूप में कांग्रेस उभर गई। कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली हरियाणा की बेल्ट पर। इतना समझ में आ गया। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस में तो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं और ईसाई भी हैं। अब जो टिपिकल हमारे सनातनी थे, क्योंकि हरियाणा तो हमने देखा वैदिक काल से सनातन वालों की भूमि रही, तो जो टिपिकल सनातनी थे, जो थोड़े से कट्टर थे कि भाई नहीं, हिंदू धर्म में ऐसे कैसे मुसलमान के साथ बैठ के 3 दिन हम वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं बातचीत कर रहे हैं, वहीं चाय पी रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कांग्रेस हमारे धर्म पे प्रहार करेगी, और कांग्रेस प्लानिंग के तहत बनाई गई एक झूठी संस्था है। तो कुछ लोग विरोधी हैं, कुछ लोग पक्षधर हैं। देखते देखते कांग्रेस को एक बूस्ट मिला और कांग्रेस देश की भी और हरियाणा की भी नंबर 1 संस्था बन गई। इतना बेस समझ में आ गया। 20 साल हम ऐसे ही लचर पचर जैसे तैसे चलाते रहे, 1885 से कितने तक? 1905। अब जब देश की कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हम भी क्या करते? कांग्रेस ने देश में भी कुछ नहीं किया 20 साल, बस मेंबर जोड़े, अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया। हर पार्टी ना अपने मेंबर जोड़ती है, एकदम से कोई पार्टी नंबर 1 नहीं बनती। तुम अब देखो लाइव में अगर एग्जाम्पल देखें, अभी तुमने देखा ये जो जेजेपी, हरियाणा की एक लोकल पार्टी, क्या नाम है इसका? जननायक जनता पार्टी, अभी तो बनी थी पिछले इलेक्शन में। इसने हरियाणा के बाद अब देखा दिल्ली, इसमें राजस्थान में जेजेपी ने राजस्थान में पैर रखने की कोशिश की है, कितनी बड़ी रैली की है, चाहे वो पैसे देखे, हमें नहीं पता कैसे की है, लेकिन लोग तो जोड़े ना। ऐसे हर आदमी, हर पार्टी अपने पैर फैलाती है। अभी प्रेजेंट में हरियाणा में बहुत एक्टिवली काम करने के चक्कर में है आम आदमी पार्टी। कारण कोई भी पार्टी ये मत सोचो कि कभी बड़ी नहीं होगी। कांग्रेस जिस दिन बनी थी 72 आदमी थे, सिर्फ 72। कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी बनी कि गांधी उसके मेंबर थे, नेहरू, पटेल, सब कांग्रेस के तो आदमी थे। तो ये पता नहीं होता किसकी शुरुआत, हमेशा छोटे। ये आम आदमी पार्टी याद करो, तुम छोटे रहे थे। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं, नरेला की गलियों में घूम घूम के बिजली के कनेक्शन, वो मीटर उखाड़ देते थे कि इनके बिल क्यों आ रहे हैं, इस तरह की बातें। कई बार गिरफ्तार हुए, बिल्कुल नॉर्मल आदमियों के बीच में रहे। और कौन कौन से सीलमपुर और ये वेलकम के इलाके जो बिल्कुल पिछड़े हुए, जहाँ की आम आदमी जाना भी नहीं चाहता, यहाँ भी घूमते थे। कारण अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए स्टार्टिंग हमेशा हर आदमी ऐसे ही करता है कि लोकल लोगों से जुड़ूं, उनकी परेशानियों को देखूं, जानूं, समझूं। तो हमारे यहाँ भी चल रहा था ये, जैसा आज तुम देख रहे हो ना, उस जमाने में 20 साल कांग्रेस ऐसे ही अपनी जड़ें मजबूत करती रही, पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर 1907 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जिसको आप कहते हैं सूरत अधिवेशन, जिसमें लाल, बाल, पाल अलग हो गए थे। लाल का मतलब क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हम थे। हम मतलब हिसार। वैसे तो इनका जन्म हुआ था पंजाब के मोगा में 1865 में, लेकिन इन्होंने पंजाब में उतना काम नहीं किया जितना हरियाणा में। और हरियाणा की किस बेल्ट में? हिसार। हिसार में इनका रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, यार दोस्त, सारा कामकाज। तो कहा जाता है कि इनकी कर्म भूमि हिसार था। अब जो 23 साल का लड़का पहली बैठक में गया, जिसके यार दोस्त भी रहे होंगे, जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया होगा लोगों को, अब उस आदमी को एक पोजीशन मिल गई कि वो कांग्रेस में बड़े लोगों के खिलाफ भी बोल सकते हैं। ये लाल बाल पाल उठ के तो बोले थे ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो 20-22 साल से। यानी लाला जी की एक इमेज बहुत पॉजिटिव थी यंग लड़कों के दिमाग में, जिसका प्रभाव हरियाणा पे भी आएगा। तो हरियाणा में लाला जी को किसी झूठे केस में फंसा के और मांडले जेल की तरफ रवाना करेंगे, पर फिर इतना जन समूह दबाव बनाएगा कि इनको 1907 की मई में भेजे थे ये
कि इसको निकालो, ये ज़्यादा यंग लड़कों को जोड़ रहा है। नवंबर में वापस बुला लिए गए। वापस क्या बुलाए? जनता ने इतना दबाव बना दिया कि जनता कुछ एंटी होके कहीं आग वाग ना लगा दे, तो वहां से इनको मई से लेकर नवंबर में वापस आ गए। तो लाला जी का एक सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि इन्होंने हरियाणा को मजबूती दी। कांग्रेस को जब तक ठीक ठाक लगा कांग्रेस में काम किया। लाला जी शुरुआती दौर के थे कांग्रेस के, लेकिन 1907 में इन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। लाला लाजपत राय इकलौते तिकड़ी में से हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता, क्योंकि लाला जी तो बने थे ना अध्यक्षता की थी। इनके खास दोस्त थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक थे गुजरात और महाराष्ट्र की बेल्ट के, और ये बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल। तो सोचो, एक हरियाणा पंजाब का लीडर, एक गुजरात का लीडर, और एक गुजरात महाराष्ट्र और एक बंगाल। ट्रायंगल में देखो इसको, तो पूरे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत से ऊपर के भारत का, इन तीनों दोस्तों ने काम किया। जिसमें से हम अपने बारे में कहें तो हमारे यहाँ मेन नाम किसका है? लाला लाजपत राय का। चलो, आज टाइम नहीं है, इसको कल पढ़ेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे, स्वाधीनता संग्राम। कल पेपर पहले लगा देना, फिर पेपर के बाद जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ लेंगे।